धन्यवाद राहुल। और मैं आपको सुन रहा था, आपने शुरुआत में ही करीब-करीब 5वें चरण का और अब तक के चुनावों का जो विश्लेषण है वो बहुत ही बखूबी इतना अधिक हो गया कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नई बात मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी होगी। फिर भी कुछ चीज़ें मैं रखता हूँ जो शायद अब तक के 5 चरणों में निकल के आई हैं। देखिए, 5वें चरण में आते-आते उत्तर प्रदेश का जो ये तस्वीर है, चुनावी तस्वीर है, काफ़ी हद तक अब सुलझती हुई-सी दिख रही है। सुलझती हुई-सी इसलिए कि जब हमने शुरुआत की थी तब ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी का, चूँकि पहले 2 चरणों में ऐसा था भी। पहले 2 चरणों में गठबंधन ने कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी थी। पिछले 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थितियाँ उन दोनों चरणों में बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी थी। गठबंधन ने निश्चित रूप से कुछ उनकी सीटों पर सेंध लगाई थी। जो तीसरा चरण आया था, हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी जो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जो सीमा रेखा पर जो बसा इलाका है, जहाँ वहाँ उसकी स्थिति थोड़ी-सी कमज़ोर थी, गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा था। और जो बुंदेलखंड वाला जो लगा था एरिया था, वो बुंदेलखंड वाला एरिया में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त हमें नज़र आई थी। ये हमने आपके प्लेटफ़ॉर्म पे भी ये बात हम कर चुके हैं। चौथे चरण में एक बार फिर प्रतिपक्षी जो गठबंधन है और जो प्रतिपक्षी पार्टियाँ हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी कुछ चौथे चरण में ज़ोर लगाया था, तो वो भी कुछ मैदान और मुकाबले में नज़र आई थी। लेकिन जो 5वां चरण है, थोड़ा-सा इस मायने में अलग हटके है कि यहाँ की जो 61 सीटें हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 47 और उसके गठ सहयोगी जो है वो 3 सीटें उनको और मिली थी। इस तरह से करीब-करीब 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ज़ोर था। 3 सीटों पर बीएसपी थी और 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस और 2 में निर्दलीय। यही गणित था। लेकिन इस बार जो इन सारी 61 सीटों का गणित है, वो बड़ा दिलचस्प है और उलझा हुआ है। जैसे अब तक 4 चरणों में कांग्रेस उतना अच्छा और उतना बेहतर नहीं दिख रही थी, जितना इस 5वें चरण में दिख रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले तो समूचे उत्तर प्रदेश में उनको सिर्फ 2 सीटें संभवतः अगर मुझे ठीक याद है तो 2 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार उन्होंने इसी चरण में 5 या 6 सीटों पर अच्छा संघर्ष करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो मुकाबले में 5-6 सीटों पर है। बीएसपी निश्चित रूप से चित्रकूट और जो ग्रामीण इलाके हैं इलाहाबाद के, वहाँ पर अच्छा कर रही है। और जो बाकी में समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी का मुकाबला तो है ही। लेकिन अक्सर होता ये है राहुल कि जब त्रिकोणीय संघर्ष होता है या चतुष्कोणीय संघर्ष होता है, तो हमारा अनुभव ये है कि इस तरह के मामलों में फिर बड़े दलों का नुकसान होता है। जो मुख्य प्रतिद्वंदी होते हैं, उनका नुकसान ये होता है कि आखिर जो जो बाद के जो 2 दल मैंने बताया बीएसपी और कांग्रेस, तो ये जो वोट लेंगे, वो तो पिछली बार के वोट बैंक में ही सेंध लगाएँगे। तो जब इनको सेंध लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, दोनों को ही इसमें कहीं न कहीं नुकसान होगा। और जब ये चतुष्कोणीय संघर्ष हो जाता है तो हम ये भी मानना चाहिए कि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव नहीं है। हार-जीत का जो मार्जिन है, जो अंतर है, वो भी काफ़ी सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है और वो बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीत-हार होती है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़, अब हम इस पे बात आएँ कि भई भारतीय जनता पार्टी कितनी कामयाबी किस तरह की कामयाबी की शक्ल उसकी उभर रही है। 2012 का अगर विधानसभा चुनाव आपको याद है, उस समय तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो 2012 के चुनाव में कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी और बीजेपी, इनका जो अपना ओरिजिनल वोट बैंक के साथ वो मतदाताओं के सामने और देश के सामने प्रस्तुत थे। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो जो शुरुआत के 2-3 साल थे, यकीनन किसी भी उनकी छवि बहुत उज्ज्वल थी और एक एक करिश्माई व्यक्तित्व के रूप में वो नज़र आए थे।
जिसका असर 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो 2017 में उसका असर योगी जी की ने जब सरकार बनाई तो उसके नतीजों में हमने देखा कि ऐसा चमत्कारिक बहुमत तो मुझे नहीं याद आता कि उत्तर प्रदेश में कभी बहुत पुराना कोई कभी तो मुझे तो नहीं याद आता। लेकिन अगर ऐसा मिला हो। अब हुआ ये है कि 2017 तक तो वो छवि की बात थी। लेकिन 2017 के बाद जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे हैं या लीडर कहते रहे हैं उनके कि ये डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार के अगर शाबाशियां, अगर उनके अच्छे काम का श्रेय आप लेना चाहते हो, तो डबल इंजन की सरकार के नकारात्मक वोट, उनकी कमजोरियां, उनकी असफलताओं की चुनौतियों का सामना भी इन उस पार्टी को करना पड़ता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो 2017 का वोट बैंक था, वो अब 2022 के जो है विधानसभा चुनाव में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नहीं आएगा। अलबत्ता मुकाबले में है, कोई मुकाबले से बाहर उनको नहीं कर सकता और समाजवादी पार्टी उनको कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन वोट बैंक की जहां तक हम बात करें तो जो 5 वर्षों में समस्याएं आई हैं, देखिए कोरोना ऐतिहासिक था। किसी भी राज्य सरकार ने अब तक उस ऐसे बीमारी और महामारी का मुकाबला नहीं किया था। तो उस महामारी से निपटने की तैयारी शायद कोई भी राज्य सरकार नहीं कर पाई, हमने कई राज्यों में देखा है। लेकिन जब बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने की जो एक स्वास्थ्य का जो अमला होता है, लोगों की मदद का जो अमला होता है, शायद उस तरह से हमें तैयारी पूरी तरह से नहीं दिखाई दी। दूसरी बात यह है कि जो लोग पलायन करके आए, उत्तर प्रदेश के लोग सारे देश में बिखरे हुए हैं। महाराष्ट्र में हैं, वो मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, दिल्ली में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। तो जब ये लोग आए, तो जब वहां से आए इतने वर्षों से वो अपनी मजदूरी कर रहे थे या अपना काम कर रहे थे, जब वहां से काम धंधे और रोजगार का उनको नुकसान हो गया, तो उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की। इस दौर में हमने देखा कि जब वो लोग आए, तो बड़े सामाजिक तौर पे बड़ा बिखराव भी हुआ, परिवारों में विघटन भी हुआ, मतभेद भी बढ़े। तो कई तरह की ऐसी समस्याएं हुई और वो लोग सामना नहीं कर पाए। तो दूसरा क्रम आता है बेरोजगारी का। लोग बेरोजगार वहां से होके आए और यहाँ भी उनको कोई हम्म। बहुत रोजगार नहीं मिल पाया। दूसरी चीज ये रही कि पहले से ही बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही थी और बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो चौंकाने वाला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते 5 वर्षों में अपेक्षाकृत जो लोगों की उम्मीदें थी, उन पर वो रोजगार देने के मामले में खरी नहीं उतरी। तीसरा ठीक है। मामला महिलाओं के साथ अत्याचार का था। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज मैं सुबह एक शो में था, वो कह रहे अखिलेश यादव का जब मुख्यमंत्री थे 2017 के पहले तो जो उस कार्यकाल के महिलाओं के साथ हुए आंकड़ों को तुलना कर रहे थे। मैंने कहा कि अगर 2017 तक बहुत अच्छी स्थिति होती तो अखिलेश यादव जीत नहीं जाते। 2017 में भी मेजॉरिटी हासिल करते। वही तो उनकी चुनौतियां थी जो जिन मोर्चों पर वो जो है सफल नहीं हुए। लेकिन 2017 के बाद जिस तरीके से जिस क्रूरता की कथाएं हमने महिलाओं के साथ अत्याचार में देखी हैं, वो बहुत तकलीफदेह है। और कांग्रेस ने, मैं बहुत साफ कह रहा हूं कि इस चरण में जो मैं कह रहा हूं, तो कांग्रेस ने महिलाओं का जो मुद्दा उठाया है और महिलाओं को जिस तरह से प्रियंका गांधी के उसमें किया है, तो उसने भारतीय जनता पार्टी के महिला मतों में सेंध तो लगाई है। देखिए मतदाता 2022 में इतना समझदार है कि पत्नी भी घर पे कहती है कि पति से कि मैं तो अमुक पार्टी को वोट दूंगी और जब वो मतदान केंद्र पर जाती है तो जिसको उसको वोट देना वो देके आती है। ये बहुत साफ है, स्पष्ट है। तो तीसरी स्थिति ये हो गई। लेकिन मैं अपनी बात, क्योंकि अब तिवारी जी हैं हमारे साथ, तो ठीक है। उनकी बात भी सुनेंगे, लेकिन मैं बस आ, अंतिम बात की बात कहूंगा कि इस चुनाव में हेमंत पांचवें तिवारी चरण जी में, हमारे। हाँ, मैं 1 मिनट में अपनी बात करता हूँ राहुल, खत्म कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए इस 5वें चरण में हमने 3 स्तर पर इस लोकतांत्रिक अनुष्ठान में हमें तकलीफदेह अनुभव हुआ है। पहला तो ये कि हिंसा भड़की, अब तक 4 चरणों में इस तरह का कुछ नहीं हुआ था। दूसरा, हर बार हम देखते हैं कि सांप्रदायिक स्तर जो है, भाषा का स्तर है, सांप्रदायिक विभाजन का जो मामला है, वो सब बढ़ता जा रहा है। चुनाव दर चुनाव ये समस्या और विकराल होती जा रही है। तो ये जो चीज़ है, इसका हम कैसे उपाय ढूँढें? लेकिन ये हमारे लिए हर चुनाव के साथ में, ये लोकतांत्रिक अनुष्ठान में ये चुनौती बड़ी होती जा रही है। जी राहुल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।